हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है न्यूरॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मजे मजे में पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जामिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। और आज कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर? आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2021-22 सेशन, है ना। कौन सा सेशन का? सेशन 2021-22 2021 में जो आपके पास जामिया में एंट्रेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था उसे हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। और हम लोग इनसे चीजों को सीखेंगे किस तरीके से पेपर अब तक आए हैं और कितने कैसे कैसे क्वेश्चन पीछे आ चुके हैं, है ना। तो आप लोगों को सबको पता है किस तरीके से हम लोग को वीडियो में चलना होता है। वीडियो को पॉज करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, आपको आंसर को कमेंट में बताना होता है, ठीक है। तो वक्त को जाया नहीं करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पर लेकर जा रहे होंगे। क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं बच रहा है आपके पास, अराउंड मतलब 2 महीना बच रहा था आपको, आज 30 खत्म हो गया, दैट इज 31 ऑफ जनवरी आ गया है, विच मीन्स कि आपके पास अराउंड 58 डेज बच रहे हैं, है ना। तो आप लोग को बीच में रमजान भी आएगा, तो चीजें बहुत सारी डिस्टर्ब भी होंगी, आप लोग का शेड्यूल चेंज होगा, ठीक है। तो आप लोग को पढ़ाई करते रहना है। रमजान के वक्त में रमजान की जो चीजें होती हैं, नमाज, किताब, रोजा, सब चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वक्त को जाया नहीं करते हैं और हम आज सॉल्व करेंगे 2021-22 जो हमारे पास जामिया में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया था उसे, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है अनदर टर्म यूज फॉर रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज। बताइए इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? कोई मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्ड मीनिंग पूछ रहा है हमसे कि अनदर टर्म यूज फॉर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का दूसरा मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब दूसरा मतलब क्या होता है सर? तो रेसिप्रोकल का दूसरा मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है सर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी भी गिवन नंबर को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा रिजल्ट क्या आ जाए सर? 1 आ जाए। तो आप अगर आपको 4 दे रहा है तो आप बताओ 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि रिजल्ट 1 आ जाए? सर 4 को 1/4 से, तो अब तभी तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। तो कभी भी आपसे कुछ पूछ दे कि सर रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल को हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी गिवन नंबर है, फॉर एग्जांपल 1/p है, 1/p में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि रिजल्ट हमारा 1 आ जाए? सर आप 1/p को p से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट हमारा 1 आ जाएगा। सर a/b है, a/b को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि रिजल्ट हमारा 1 आ जाए? तो इसको रिजल्ट आप मल्टीप्लाई करोगे b/a से, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1। तो रेसिप्रोकल कह लो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर लो, दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब सेम होता है। अच्छा और क्या ऑप्शन है? और ऑप्शन क्या आता है? एडिटिव इनवर्स। सर एडिटिव इनवर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो मतलब पता है सबको। आज इसने क्वेश्चन पूछ लिया है रेसिप्रोकल का दूसरा नाम, कल को हो सकता है ना ये पूछ ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल, तो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देगा कि रेसिप्रोकल मींस मल्टीप्लाइंग विद सम नंबर टू गेट द रिजल्ट 1। किसी भी गिवन नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट अगर हमारा 1 आ जा रहा है दैट मींस हमारा वो रेसिप्रोकल है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। तो इसी तरीके से आपको मीनिंग भी समझना होगा। तो एडिटिव इनवर्स का मीनिंग क्या होता है? एडिटिव इनवर्स इज डिफाइंड एज कि किसी भी गिवन नंबर में आप क्या ऐड करोगे रिजल्ट आपका 0 आ जाए, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास 4 है तो 4 में आप कितने से ऐड करोगे कि रिजल्ट हमारा 0 आ जाए? सर आप 4 में -4 ऐड करोगे तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? 0। विच मीन्स आपने साइन को क्या कर दिया? अपोजिट कर दिया। इसी तरीके से मैंने बोला कि a है, a में आप किससे ऐड करोगे? तो a को आप -a से ऐड कर दोगे तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो चाहे आपका एडिटिव इनवर्स हो। अच्छा सर इसी जैसे 2 और टर्म्स हैं, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। कैसे सर? इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी भी गिवन नंबर को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि रिजल्ट आपका क्या आ जाए? वो सेम नंबर। तो बताओ 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि इसका रिजल्ट सेम आ जाए? सर 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। सर 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि रिजल्ट 1 आ जाए? तो 7 आ जाए। तो इसका आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रहा है, जो इसका आइडेंटिटी था वही इसका आइडेंटिटी है ना। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं?
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सर इसी जैसा एक और होता है एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? तो जैसे मैंने बोला मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में किसी भी गिवन नंबर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि रिजल्ट हमारा सेम रह जाए, उसी तरीके से हम पूछ सकते हैं किसी भी गिवन नंबर में क्या ऐड करें कि रिजल्ट सेम आ जाए। और आई नो दैट कि आप सबको इसके बारे में पता है, और वो नंबर है 0, है ना। हमेशा आपको बोला जाए कि सर 4 को आप 4 में क्या ऐड करो कि रिजल्ट हमारा सेम रह जाए, तो 4 में आप 0 ऐड कर दो, रिजल्ट क्या रह जाएगा आपका 4 रह जाएगा ना। 4 में क्या ऐड करो कि रिजल्ट सेम रह जाए, सर 4 में 0 ऐड कर दो। 9 में क्या ऐड करो कि रिजल्ट 0 आ जाए, तो 9 में रिजल्ट सेम रह जाए तो 9 में 0 ऐड करो तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम रह जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने 4 टर्म सीख लिए। क्या क्या? एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि यहाँ पर गिवन है, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? चलिए सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? रेशनल नंबर लाइज बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। किसी भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? 1, 2, 4, 10, 50 नहीं, इनफाइनाइट, मतलब काउंटलेस। आप काउंट ही नहीं कर सकते हो किसी भी दो गिवन नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं। तो ऑप्शन 2 होगा क्या? 1 होगा क्या? नहीं, ऑप्शन होगा काउंटलेस। काउंटेबल का मतलब कि आप उसे गिन सको। दैट मीन्स 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 2000 हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये इनफाइनाइट होते हैं, आप इसे काउंट नहीं कर सकते। ये फाइनाइट वर्ड नहीं है, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो कभी भी अगर पूछा जाए कि दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, तो दो गिवन नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है सर क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, हमारे पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 8x इज इक्वल टू 20 प्लस 3x। क्या है? सॉरी, 8x इज इक्वल टू 20 प्लस 3x। क्या हो जाएगा? 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20। 8x माइनस 3x क्या हो जाएगा सर? 5x इज इक्वल टू 20। दैट विल बी इक्वल टू 5 4 जा 20। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। आप सभी ने बना लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत दफा आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। 3 लगातार 11 के मल्टीपल्स हैं और उनको जब जोड़ा जाता है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 363। क्या आ रहा है? 363। और हमें आंसर बताइए कि वो कौन से 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 होंगे। दो तरीका है, एक तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। पहले तो चेक कर लो किसमें कौन 11 का मल्टीपल है क्या नहीं है। क्या 117 11 के टेबल में आता है? 117 11 के टेबल में नहीं आता, तो ऑप्शन तो ये गलत हो गया। क्या 1110 आता है? यस सर, 1110 आता है 10 टाइम्स में। 11 10 जा 110, 11 11 जा 121 एंड 11 12 जा 132। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी 99 भी है और 110 भी है और 154 भी है। हाँ, बट क्या ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव है? नहीं, तीनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। ये भी है, बट क्या तीनों कॉन्जिक्यूटिव है? नहीं, तीनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं। बचता एक यही है, तो हमारा आंसर मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। ठीक है, बचता यही है, तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या होगा? आंसर बी ही होगा, है ना। तो आंसर तो बी होगा ही। एक बार हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं कि इसका एक्चुअल मेथड क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में 3 मल्टीपल चाहिए ना, तो पहले नंबर को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है सर, दूसरा नंबर क्या होगा? अच्छा, आप 11 का टेबल लिखोगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। मतलब हर स्टेप में आपके पास कितने नंबर बढ़ते जा रहे हैं? 11 बढ़ते जा रहे हैं। पहला नंबर आपने 11 x माना है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 11। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 11 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू x प्लस 22। तो पहला नंबर ये हो जाएगा, दूसरा नंबर ये हो जाएगा और तीसरा नंबर ये हो जाएगा। इन तीनों का सम किसके बराबर है? 363। सॉल्व करके देखते हैं। x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 इज इक्वल टू 363। क्या हो जाएगा? 1 2 3। 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 363। That will be equal to 3x is equal to 363 minus 33 and is equal to 330, है ना। I think 330। ठीक है, 3x तो x से कट जाएगा, 3 1 3 3 1 3 0। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? x का वैल्यू आ रहा है 110। तो ये वाला नंबर क्या आ जाएगा? दूसरा नंबर हमारा x1 आ गया, तो x2 हमारा क्या आ जाएगा? यानी कि दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 110 प्लस 11 that is 121 and next one is equal to 1 4 3 sorry 1
4 3 नहीं 1 3 2 है ना, इसमें जोड़ूंगा ना मैं तो x प्लस 22 यानी कि हो जाएगा 1 3 2। हाँ 1 3 2 वेरी गुड। तो हमारा क्या क्या नंबर आ गया सर 110 121 एंड 132। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग इतना लंबा मेथड भी कर सकते हैं, मतलब लंबा मेथड का एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन वाला मेथड है, आप ये भी काम कर सकते हैं। बट अगर आप कभी क्वेश्चन में अटक जाए इस तरीके के कि आपको कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीपल्स दिया जा रहा है, उसका सम पूछा जा रहा है एज इट इज लाइक क्वेश्चन, तो आप इस सिचुएशन में ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हेन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1। कोई हमने एक्सप्रेशन लिखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्वियसली, और उस एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर हो रहा है वो हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या नाम देंगे। आप लोगों को याद होगा जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था तो दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया था। पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, जिसमें एक टर्म वाले को मोनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, इस तरीके से आप कहते जा रहे थे, और पॉलिनोमियल भी कहते हो मिनी टर्म वाले को, है ना। लेकिन जब आपने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विच मींस डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हाईएस्ट डिग्री भी कहा जाता है, अगर आपने इस बेसिस पर उसे डिफाइन किया हो तो आप जिस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री 1 होता है उसे क्या कहते हैं आप सर, उसे हम लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे सर? क्वाड्रेटिक। और हाईएस्ट अगर 3 हो तो उसे क्या कहेंगे? क्यूबिक कहेंगे। हाईएस्ट 4 हो तो उसे बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। तो सर हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है? हमें यहाँ पूछ रहा है हाईएस्ट 1, तो हाईएस्ट क्या होगा? मे बी अ लीनियर? नहीं, मे बी क्या बात है भाई, क्या हो सकता है लीनियर? नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं। मे नॉट बी अ लीनियर नहीं, इज अ लीनियर इक्वेशन, बिल्कुल 100% सर्टेनिटी के साथ, कोई एक्सेप्शन नहीं होता है यहाँ पर। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर हमारा 1 है, दैट मींस वो कैसा होगा? वो लीनियर इक्वेशन होगा। क्या होगा? लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। अगर इक्वेट किया गया है तो इक्वेशन कहेंगे, और अगर इक्वेट नहीं किया गया, एक्सप्रेस किया गया किसी डेटा को, तो हम एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन राइट एंगल ट्राइंगल इज। देखो सर क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सब तो हमने 5-6 में पढ़ा था कि हमने अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाईएस्ट नंबर ऑफ राइट एंगल कितना होता है भाई? एक 90 डिग्री इधर होगा और बाकी ये हमारे पास, इन दोनों का सम हमारे पास कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री तो एक ही होता है, विच मींस राइट एंगल तो एक ही है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास राइट एंगल कितना होगा? एक। सर क्या ऑप्शन है एक? या तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या 0? नहीं। क्या 3? नहीं। क्या 2? नहीं। नन ऑफ दिस बोलेंगे इस सिचुएशन में। क्या बोलेंगे? हाँ, नन ऑफ दिस भी आपका आंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता है। आपको अगर कभी लगे, आपको अगर 100% श्योरिटी लगे तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज। आप भी बता सकते हैं कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल कितना हो सकता है? एक ही हो सकता है। कि अगर 2 होगा तो 90 + 90 तो 180 वो खुद हो जाएंगे। क्या तीसरा एंगल 0 होगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। चलिए बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सर क्या है क्वेश्चन नंबर 7? अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal is called। अच्छा, पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड इक्वल है। पैरेललोग्राम क्या होता है सर? पैरेललोग्राम होते हैं जिनके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल अनइक्वल होते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है वैसा पैरेललोग्राम जिसके साथ सारे साइड्स इक्वल है। तो क्या होंगे? क्या ये स्क्वायर होगा? क्या ये रोम्बस होगा? क्या ये रोम्बस एंड स्क्वायर दोनों होगा? क्या ये रेक्टेंगल होगा? पता है हम जब डिफाइन करते हैं ना तो हम कहते हैं ऑल पैरेललोग्राम, सॉरी all rectangle is a parallelogram, all square is a parallelogram, special type of parallelogram। तो यहां पर आप बिल्कुल कह सकते हैं वैसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं वो हमारा क्या होगा? वो हमारा रोम्बस भी हो सकता है और वो हमारा स्क्वायर भी हो सकता है, बिकॉज स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। क्या याद रहेगा ये बात कि स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है सर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पिक्टोग्राफ इज अ। पिक्टोग्राफ क्या है? व्हाट इज पिक्टोग्राफ?
हाई पिक्टोग्राफ हमने क्लास 5 में पढ़ा था, क्लास 6 में पढ़ा था। व्हाट इज पिक्टोग्राफ? पिक्टोग्राफ हमने डेटा इसमें पढ़ा था ना, क्या नाम है, स्टैटिस्टिक या डेटा हैंडलिंग चैप्टर नाम से आता था उसमें। क्या है पिक्टोग्राफ? पिक्टोग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। किसी भी गिवन डेटा को अगर ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहें वो हमारा क्या होता है? पिक्टोग्राफ होता है। क्या है ऑप्शन? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बिल्कुल हो सकता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग बार, नहीं ये तो बार ग्राफ होता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग बार, ये फिर से सेम नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑफ बार बोल रहा है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग बार भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इफ ईच हैज डैश चांस ऑफ अकरिंग। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स होते हैं वो इक्वली लाइकली कब होते हैं? मतलब इसके आने का चांस और दूसरे के आने का चांस 50-50 कब होगा? जब दोनों के दोनों क्या होंगे? दोनों के आने का चांस या दोनों के दोनों कितने अकर करेंगे? सेम चांस ऑफ अकरिंग। एक कॉइन को हमने टॉस किया, है ना, एक कॉइन को अगर मैंने टॉस किया तो हेड आने का चांस क्या है? 1/2। टेल आने का चांस क्या है? 1/2, विच इज 50%। 50% हेड आ सकता है, 50% टेल आ सकता है ना। लेकिन अगर मैंने एक वैसा कॉइन बना दिया जिसमें मैंने दोनों तरफ हेड डाल दिया, क्या डाल दिया सर? दोनों तरफ हेड, हाँ बिल्कुल, मैंने दो सिक्के को जोड़ दिया और उसके बाद आप टॉस करोगे तो हमेशा क्या आएगा? हमेशा हेड आएगा। क्या यहाँ पर टेल आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो क्या ये इक्वली लाइकली है? नहीं। तो इक्वली लाइकली क्या होगा? इक्वली लाइकली होने के लिए दोनों या तीनों या छह जितने भी नंबर, जैसे कि एक डाइस है, डाइस में अगर मैं पूछूं 1 के आने का चांस क्या है? 1/6। 2 के आने का चांस क्या है? 1/6। 3 के आने का चांस 1/6। 4 के आने का चांस 1/6। 5 के आने का चांस, सब के आने का चांस क्या है? 1/6। सब क्या है? इक्वली लाइकली। मतलब सबका जो टोटल आने का जो अकरिंग पावर हो वो अगर सेम हो तो वो क्या हो? वो इक्वली लाइकली कहलाता है। तो आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इफ ईच हैज द सेम चांस ऑफ अकरिंग। सबका चांस क्या होना चाहिए अकर करने का? सेम। अगर कोई ऐसा डाइस मैंने बना दिया जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 के जगह पर 1 2 2 4 5 6 कर दिया, मैंने 3 हटा दिया, मैंने 2 को 2 बार लिख दिया, तो क्या अब यहाँ पर 2 के आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा? नहीं, यहाँ पर 2 के आने का प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 के आने का चांस चेंज हो गया बिकॉज वहां पर उसके अकर करने का चांस हमने चेंज कर दिया, है ना। तो ये मामला होता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। चलिए सर, क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन एक हमारे पास पैटर्न से बेसिस पे क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ये आपके एनसीईआरटी में बना होता है इस तरीके से। अगर 66 का क्या बोल सकते हैं, 67 का स्क्वायर बोलते तो आप क्या करोगे? 6 6 8 9। ठीक है, अगर आपको बोले 6 6 7 तो इसे क्या लिख सकते हैं? 6 6 6 8 8 9। कैसे लिख रहे हैं हम देख रहे हैं जितनी बार 6 है ना उसको यहाँ पर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भैया जी। 67 है तो इसे लिखेंगे 4 4 8 9। क्या लिखेंगे? 4 4 8 9। और अगर 6 6 7 है तो इसे क्या लिखेंगे? 4 4 4 8 8 9। कैसे लिखा हमने? मैंने जितनी बार देखा 6 उससे एक बढ़ा दिया 4, और जितनी बार 6 उतनी बार 8, और आखिर में 9। ये हमेशा फॉलो करता जाएगा। 6 6 6 7 तो क्या हो जाएगा? 4 4 4, एक और बार 4, 8 8 8 और 9। तो यहां पर देखेंगे हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, हमारे पास देखो 2 2 4, तो यहां पर क्या है? 2 2 4 1 5, है ना। जितना यहां पर 6 है उससे एक ज्यादा है। 2 2 4, 4 बार 6 है तो यहां पर देख रहे हो 4 बार 8 है, और आखिर में क्या है? 9 है। तो हमारा जो पैटर्न है वो इससे मेल खा रहा है। बाकी यहां पर देखते हैं ऑप्शन में क्या, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास 4 कितने हो जाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6, और क्या 8 कितनी बार होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और आखिर में 9। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 6 बार 4 किसमें? 2 2 4 1 5, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, एक 7 आ रहा है इसमें। हमें कितना चाहिए था? 1 2 3 4 5 6 चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। 2 2 4 1 5, ये तो हमारे पास 5 हो गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत। आगे क्या आता है? 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है ना हमारा सेम टाइप हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी आर सेम। तो इसका आंसर आप मतलब कोई भी ऑप्शन जो भी करेक्ट टाइप होगा वो आप मान लें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक
2 2 4 2 6 बार 4 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 5 बार 8 हो जाएगा और एक बार आखिर में 9 आ जाएगा। क्लियर है मामला? बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन। देखो आज का क्वेश्चन क्या ही है, एकदम हमसे वर्ड टू वर्ड पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेहनत करने ही नहीं दे रहा हमसे। क्वेश्चन कह रहा है द स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ। स्क्वायर रूट किसका इनवर्स ऑपरेशन होता है? तो स्क्वायर रूट स्क्वायर का इनवर्स ऑपरेशन है। अगर हमने लिखा 4 का स्क्वायर 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा? 4। तो ये जो स्क्वायर रूट है इसका आंसर 4 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 4 के स्क्वायर का आंसर 16 आ रहा है। तो ये एक दूसरे में आपस में क्या है? इनवर्स रिलेशन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसी तरीके से अगर क्यूब बोल देता, क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ, तो हम क्या आंसर बताते हैं? क्यूब बताते हैं। ठीक है। द स्क्वायर ऑफ -9 इज। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि कभी भी कोई भी नंबर आइदर पॉजिटिव हो आइदर नेगेटिव हो, आपका कभी भी स्क्वायर जब निकालते हो तो हमेशा स्क्वायर कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। स्क्वायर नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, सबका स्क्वायर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, दैट इज 9 इंटू -9 इंटू -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 9 81। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर है 13 नंबर, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है? क्या 1 परफेक्ट क्यूब है? बिल्कुल। 1 का आप अगर क्यूब रूट निकालोगे तो क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। क्या क्यूब रूट ऑफ 3 सॉरी क्यूब रूट ऑफ 9 क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ 9 पॉसिबल ही नहीं है। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ 8 आएगा सर 2, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है? 8। एंड क्यूब रूट ऑफ 27 क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ 27 आएगा 3। तो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब इज डिफाइंड एज कि किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी नंबर का अगर हम क्यूब रूट निकालें और उसका क्यूब रूट एक होल नंबर के फॉर्म में आ जाए। किसके फॉर्म में आ जाए सर? एक होल नंबर के फॉर्म में आ जाए, दैट मीन्स कि वो हमारा परफेक्ट क्यूब है ना। अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछा जाए तो हम कहेंगे कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए और वो एक होल नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाए, दैट मींस कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन पूछ रहा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर की तरफ बढ़ते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द नंबर ऑफ डिजिट इन द क्यूब रूट ऑफ अ 6 डिजिट नंबर इज। 6 डिजिट के नंबर क्या आज अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके में कितने डिजिट्स आएंगे? क्या है सर ये क्वेश्चन? क्या ये जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है? बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा होगा आप लोगों को। अगर आप लोग जुड़े हुए होंगे हमारे साथ तो आपने जितने भी पेपर्स अब तक सॉल्व किए उसमें 1 साल का ऐसा पेपर था जिसमें ये सेम क्वेश्चन विद सेम डेटा आया था और उसका आंसर भी हमें याद है। क्या आंसर है सर? उसका आंसर हमारा आंसर 2 है। सर आंसर 2 कैसे हो जाएगा? एक बात बताओ, अगर हम लार्जेस्ट क्या हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं सर? 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं? क्यूब की बात हो रही है ना यहाँ पर। 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1000। यानी कि 4 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? हमारा 10। सर 100 का क्यूब क्या हो जाएगा? देखो 100 का जो हम क्यूब निकालेंगे तो 100 का क्यूब हमारा आ रहा है 2 2 4 2 6 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। 7 डिजिट का जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है अगर उसका हम क्यूब रूट निकालें तो वो हमारा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। विच मीन्स अगर 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर भी ले लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 तो इसका भी अगर हम क्यूब रूट निकालना चाहें तो ये हमारा जो है ना अराउंड 99 या समथिंग 94 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ये हमारा कितना डिजिट का बन जाएगा? ये हमारा 2 डिजिट का बन जाएगा। तो ये आप डेटा के तौर पर याद भी कर सकते हैं और थोड़ा सा अगर लॉजिकल थिंकिंग रखेंगे तो लॉजिकल थिंकिंग में आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? गीता सेव ₹400 फ्रॉम हर सैलरी इफ 10% ऑफ हर सैलरी then the salary is कुछ तो डेटा मिसिंग है। Geeta save ₹400 from her salary. If 10% is, if this, sorry, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया। If this is 10% of her salary, जो वो अपने सैलरी का 400 बचा रही है, वो कितना है एक्चुअली में? उसका टोटल सैलरी का 10%। तो उसका टोटल सैलरी क्या है? X मान लेते हैं। तो 10%
ऑफ एक्स कितने के बराबर हो जाएगा सर? 400 के बराबर। तो 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 400। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4000, है ना। अगर वो अपने सैलरी का 400 बचा रही है ना, अपने सैलरी से, और वो जो सैलरी का वो जो 400 है वो 10% के बराबर है, दैट मीन्स उसका सैलरी कितना था? तो उसका सैलरी था 4000। तभी तो 4000 का 10% हमारा क्या आएगा सर? तो 4000 का 10% हमारा 400 आएगा, है ना। चलिए सर, बहुत अच्छा, बड़ा आसान आसान क्वेश्चन मिल रहा है आज हमें। तो देखिए फिर से एक आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल, आपसे जामिया में आपको याद होगा एक बार जीएसटी का भी फुल फॉर्म पूछा था हमसे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वीएटी का भी पूछ सकता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो अगर मैथमेटिक्स में कहीं पर आपको फॉर्मूला फुल फॉर्म जैसे कुछ एब्रिविएशन नजर आ रहे हैं तो उसे आप लोग ध्यान में रख लें, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एसटी का मतलब क्या होता है? एसटी का मतलब आपको पता है, सेलर टैक्स, क्या सेल्स टैक्स, सोल्ड टैक्स, नन ऑफ दिस, सेल्स टैक्स, है ना। क्या होगा सर एसटी का मीन? मतलब सेल्स टैक्स। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है और इससे हमें कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है। सर पहले टर्म बताइए क्या क्या? ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म, विच मींस ये एक ट्राइनोमियल है। सर इसका हाईएस्ट डिग्री क्या बता सकते हैं? बिल्कुल हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट हमें तो ये सब नहीं पूछ रहा है। हमें क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है इस टर्म का, इस एक्सप्रेशन का कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर डी, है ना सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बच्चों वाला सवाल पूछ रहा है आज हमसे। ऑन सब्सट्रैक्टिंग a माइनस बी फ्रॉम a प्लस बी, क्या हो जाएगा? a माइनस बी को सब्सट्रैक्ट करना है a प्लस बी से, तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी, क्या करेंगे? साइन चेंज, a प्लस बी माइनस a प्लस बी, दैट विल बी इक्वल टू, देखो यहां से आपका प्लस है और माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, व्हिच मींस आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2b। क्या ये आंसर होगा? नहीं। क्या ये आंसर होगा? नहीं। क्या ये आंसर होगा? यस सर। क्या ये होगा? नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बड़ा आसान आसान सवाल आ रहा है आज तो सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फिर से, ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना जो हमारे पास अब तक लगभग हर साल रिपीट हुआ है कि आपको लीनियर इक्वेशन का एक स्टेटमेंट दे देगा, उससे आपको इक्वेशन बनाना होगा। गिव एक्सप्रेशन फॉर 5 टाइम्स ऑफ y which 3 is added। 5 टाइम्स ऑफ y in which 3 is added। तो 5 टाइम्स ऑफ y का मतलब क्या हो जाएगा? 5y, और which 3 is added का मतलब इसमें 3 ऐड कर दो, है ना। तो 5y प्लस 3 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 5y प्लस 3, देखो सर 5y प्लस 3, ये भी है 5y प्लस 3। फिर से हमारे एडिटर साहब ने एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया है, तो ऑप्शन तो हमारा सेम ही है, तो दोनों को टिक कर देते हैं, है ना। लेकिन आपका जामिया में ढंग से आएगा ऐसा नहीं होगा, हो सकता था यहाँ पर 5 प्लस 3y इस तरीके से या कुछ दूसरा फॉर्मेट होगा, गलत कर दिया उन्होंने। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 5y प्लस 3, है ना। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सर, if x minus y is equal to 8 and xy is equal to 12 then find the value of x square plus y square। क्या आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया पहले? बिल्कुल सर, हमने लास्ट की 2-3 क्वेश्चन, जो 2-3 साल के जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था, एक फ्रैक्शन फॉर्म में भी आया था और 2 सेम इसी फॉर्मेट में आया था। तो मैंने आपको सिखाया कैसे करते हैं। जस्ट आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। x minus y is equal to 8 है, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy which will equal to 8 8 जा 64। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया गया है हमें? यहाँ पर 12 दिया गया, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 64। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 2 जा 24, उधर चला जाएगा, तो 64 प्लस 24 क्या हो जाएगा? 8 और 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 88। एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का आंसर सेम आया है सर? कितने बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर बी आया है, बताओगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बताओ, फिर से हमारे पास फुल फॉर्म पूछ रहा है एलएसए। व्हाट इज एलएसए? लैटरल सरफेस एरिया, ना हमने पढ़ा है इंसुलेशन चैप्टर में। टीएसए हमारा क्या होता है? टीएसए हमारा होता है सर टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। एसए क्या होता है? हमारा सरफेस एरिया। इसका ही मतलब हमारा टीएसए ही होता है। और एलएसए मतलब क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया। सर सीएसए क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एलएसए क्या हो जाएगा सर? लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22।
देखो 1 मीटर क्यूब पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर क्लास 6 का पेपर तो नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। हाँ, हमसे पूछ रहा है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 100,000,000, है ना। क्या आ जाएगा आपको 10 लाख आ जाएंगे, 1 10 100 1000 1 लाख 10 लाख 1 10 लाख क्या आ जाएंगे, 3 2 5 1 6 जीरो, कितने 6 जीरो है, इसमें है 6 जीरो, इसमें है 5 जीरो, इसमें है 4 जीरो, इसमें है 2 जीरो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछता है वैल्यू ऑफ -1 टू द पावर 67। मतलब क्या होता है, -1 को 67 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। बस अब सोचो अगर यहाँ पर पावर हमारा इवन होता तो सारे के सारे जो माइनस के साइन वो एक दूसरे को मार देते, मतलब कट कर देते, और यहाँ पर हमारा पावर क्या है, होल ऑड नंबर है। तो आपको ये केस याद रखना है कि जब भी -1 के ऊपर पावर ऑड में हो तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है, और अगर -1 के ऊपर हमारा पावर पॉजिटिव में होता तो हमारा आंसर क्या आ जाता, सॉरी अगर -1 के ऊपर पावर हमारा इवन नंबर में होता तो हमारा आंसर क्या होता, 1 होता। बट अभी क्या है हमारा, अभी हमारा ऑड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फिर से एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, है ना। हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर हमारा 0 हो तो आंसर 1, है ना। नहीं, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 1 प्लस 4 की पावर 0 क्या हो जाएगा हमारा 1, फिर प्लस 5 की पावर 0 का आंसर क्या हो जाएगा 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर इन सब के ऊपर होल में पावर 0 होता ना तब हमारा आंसर 1 होता, बट क्या ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा सर, आंसर हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, है ना। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है फैक्टराइज x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y, है ना। ये क्वेश्चन किसका है, फैक्टराइजेशन का। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 टर्म वाला क्वेश्चन अक्सर सिंपल होता है, सॉल्व करते हैं। x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y, क्या करेंगे सर, यहां से कॉमन लेंगे, x तो क्या आ जाएगा x प्लस y, यहाँ और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा x प्लस y, एंड वी विल गेट x प्लस y इंटू x प्लस 8, है ना। x प्लस y इंटू x प्लस 8, x प्लस y इंटू y प्लस 8, नहीं, x प्लस y इंटू x प्लस 8, x प्लस y इंटू 8 प्लस y, नहीं, ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, x प्लस y इंटू x प्लस 8, है ना। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया। चलिए सर, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज नेगेटिव देन इट विल लाई इन। अगर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वो किस में लाई करेगा। हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये x एक्सिस, ये हमारा x डैश, ये हमारा y, ये हमारा y डैश। यहाँ पर जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर भी सारे के सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव। यहाँ पर सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, नेगेटिव, और यहाँ पर सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, नेगेटिव, है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट नेगेटिव है तो वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। अगर x नेगेटिव इस वाले में है, जिसको हम लोग, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट, तो क्या इस क्वाड्रेंट में x हमारा नेगेटिव है सर, नहीं। क्या इसमें नेगेटिव है, हाँ इसमें नेगेटिव है। क्या इसमें नेगेटिव है, हाँ इसके लिए भी x हमारा नेगेटिव है। क्या इसके लिए नेगेटिव है, नहीं, इसके लिए तो पॉजिटिव है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड क्वाड्रेंट नंबर 3। तो 2nd और 3rd में हमारा जो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, एक नॉर्मल सा बेसिक सा कैलकुलेशन वाला सम है, आपको क्वेश्चन है 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस -5/22, क्या आ जाएगा 3/7, ठीक है, प्लस -6/11 प्लस -8/21 एंड प्लस 5/22, क्या हो जाएगा 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। क्या इसका एलसीएम क्या आ जाएगा,
इसका एलसीएम क्या आएगा बताओ? इसका एलसीएम आपको आ जाएगा 7, 11, 21, 22। अगर हम करते हैं 7, 11, 7, 3, 22, फिर 11 से करते हैं, 11 1 सा 11, 3, 11 2 सा, यानी कि 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2। चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 1 एंड 3 2 6 7 42, 2 1 2 2 2 4 2 1 2, 4 1 4 4 2 8 एंड 4 1 4। क्या आ जाएगा यहाँ पर? अगर सॉल्व कर लेते हैं, 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 2 10 का जरूरत मुझे। एक मिनट में क्या कर रहा हूँ, सेवन 7 3 11 1। अच्छा यहाँ पर 1 आता ना बच्चा, यहाँ पर आपका क्या आता? यहाँ पर 1 आता, क्या आता? 1। और यहाँ पर भी आपका फिर उस हिसाब से क्या आता? 1 आता, बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 11, तो क्या आप कह सकते हैं 77 इंटू 3 2 6, तो 7 6 42 का 2 मतलब 4, 7 6 42, 4 46, 462। वैसे भी हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मेजॉरिटी ऑप्शन में 462 है, तो हम यहाँ से भी कंसिडर कर लेते हैं, बट क्योंकि कैलकुलेशन करना था इसलिए मैंने बता दिया 462। ठीक है, अब हम 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा। 7 से जब 462 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 66। मैंने देख लिया, डिवाइड कर दो 7 से तो क्या आ जाएगा? 66। तो 66 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 6 3 18 का 1, 6 3 18 का 198 माइनस 11 से अगर हम डिवाइड कर दे तो यहाँ पर आ जाएगा 42, और हमारे पास 42 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 का 2, कैरी बचा 1, 6 4 24 प्लस 1 25, 252 माइनस 21 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 21 से अगर डिवाइड करूंगा तो 22 बचेगा, यानी कि 22 इंटू 11 आता है 8 दूनी 16 का 6, कैरी बचा 1, 8 दूनी 16 17, 176 माइनस 176, और फिर बचा 22। तो अगर 22 से आप डिवाइड कर दोगे तो 7 या 21, यानी कि 21 आ जाएगा। 21 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 1 5, 5 2 10, 105। अब क्या करेंगे सर? अब देखो ये नंबर हमारा पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, इन दोनों को आपस में जोड़ो, इन दोनों को आपस में जोड़ो, फिर सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी कि 198 और 105 क्या हो जाएगा? 8 5 दे रहेगा 3, कैरी बचा 1, 9 1 10 का 0, हाथ में बचा 1 1 1 2 1 3, 303 आ गया। ठीक है, ये प्लस का 303 है। यहाँ पर 252 और क्या है? 176, तो 6 2 8 और 7 5 12 का 2, कैरी बचा 1 और 2 1 3 1 4, यानी कि माइनस का 428। माइनस के 428 में से 303 सब्सट्रैक्ट कर दो, 303, तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1, माइनस का 125, माइनस का 125 एंड आपको 462। क्या आया सर? ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, ये क्वेश्चन एकदम इजी था, बस इसमें कैलकुलेशन करना था। क्या करना था आपको? कैलकुलेशन। अगर आप इत्मीनान से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन में एरर नहीं आएगा। और अगर कोई बच्चा सोच लो अगर एग्जाम में हड़बड़ाहट के कारण ऐसे क्वेश्चन में एक सिली सा मिस्टेक कर दे, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर 11 लिख दिया था दोबारा से, तो हमारा ऑप्शन में जो डिनोमिनेटर आ रहा था वही डिफरेंट आ रहा था। तो अगर उसने वैसा ऑप्शन दे दिया होता तो बच्चा तो सही मान करके कर लेता, है ना। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन आपके जामिया एंट्रेंस या किसी भी एंट्रेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड हो ना, तो आपको थोड़ा सा वहां पर सब्र के साथ काम लेना होता है, आराम से कैलकुलेशन करना होता है। अगर कैलकुलेशन में आपने गड़बड़ी कर दी तो मसले आ जाएंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के दो नॉन कंसेक्यूटिव लाइन को, दो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन को क्या कहते हैं? मैंने एक पॉलीगन बना दिया, लेट्स से क्वाड्रिलेटरल। ये पॉइंट एडजेसेंट है एक दूसरे का, बट ये पॉइंट इस पॉइंट के क्या है? नॉन एडजेसेंट है, यानी कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव में आ जाएगा, तो ये दोनों की बात नहीं करेंगे, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो इस लाइन को इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, तो जो हमने जिस इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए जिस लाइन का इस्तेमाल किया उसे क्या कहते हैं सर? उसे हम लोग क्या डायमीटर कहेंगे? नहीं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डायगोनल्स कहेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है गिव द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर।
कोई भी पर्टिकुलर एंट्री जो नंबर्स ऑफ टाइम, जैसे हमने डेटा ऑब्जर्वेशन लगाया कि जो 5 है वो 10 बार रिपीट हो रहा है, जो 8 है वो 15 बार रिपीट हो रहा है, जो 7 है वो 19 बार रिपीट हो रहा है, जो 6 है वो 7 बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो नंबर है और ये नंबर क्या है, ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी गिवन डेटा कितनी बार अकर कर रहा है, यहाँ पर वही तो पूछ रहा है। गिव द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर एंट्री मतलब वही ऑब्जर्वेशन, पर्टिकुलर एंट्री अकर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 1296 हमें पूछ रहा है सर स्क्वायर रूट बताइए 1296 का। स्क्वायर रूट निकालने के तो मैंने बड़े तरीके बताए क्लास में, ऐसे आप निकाल सकते हैं। 1296 है, आप लास्ट के 2 नंबर देखो। सर यूनिट डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट 6 है तो इसका क्या आ सकता है सर, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। किसके किसके आखिर में 4 और 6, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये 3 ऑप्शन बचा। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा, अभी 12 का जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है, 12 का नियरेस्ट परफेक्ट क्या है, 12 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है सर, 3 है। 3 3 9 होता है, ठीक है। तो 3 3 यानी कि 34 हो सकता है हमारा आंसर, या तो 36 हो सकता है। 34 या 36, ऑप्शन नंबर ए भी गलत। अब ये 34 होगा या 36 होगा, ये कैसे पता लगाएंगे, ये पता लगाने के लिए 3 को इसके जस्ट बाद आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 4। तो 3 4 जा 12, तो यहाँ पर वाला भी नंबर सेम हो गया। कंडीशन आता है अगर यहाँ नंबर वाला, यहाँ पर जो नंबर आया था मतलब 3 4 जा 12 आ रहा है, 12 जो इस नंबर से छोटा होता तो हम 34 की तरफ जाते, 12 अगर इस नंबर से बड़ा होता तो हम 6 के पास जाते। बट सर नंबर तो हमारा सेम आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम बड़े नंबर के साथ जाते हैं और हमारा आंसर हो जाता है 36। और बाकी आप सबको तो याद ही होगा कि सर 1296 इज द स्क्वायर ऑफ 36, है ना। 1296 तो बड़ा फेमस नंबर है, हमने बड़ा कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते रहेंगे, वरना आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो लंबा हो जाएगा, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए हमने क्वेश्चन 30 भी सॉल्व कर लिया, तो हमने क्वेश्चन आपको सेशन 2021-2022 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे। हम लोगों के पास और क्या बच रहा है सर, 21 22 का हो गया है, 20 21 का बच रहा है, उसके बाद फिर हमारे पास 19 20 का बचेगा, उसके बाद 18 19 का, फिर 17 18 का, 16 17 का, है ना। 1 2 3 4 5 साल के हमने कर लिए हैं ऑलमोस्ट, और 5 साल के बच रहे हैं। तो और आने वाले जो वक्त में वीडियोस होंगे वो जल्दी जल्दी आएगा, हो सकता है आगे आने वाले वक्त में एक दिन में 2 वीडियोस आ जाए। तो आपको वक्त को अच्छे से ऑप्टिमाइज करके इस्तेमाल करना है, अपने आप को मोबाइल से और अदर चीज़ों से, अदर एक्टिविटीज से दूर रहना है, क्योंकि वक्त अब बच नहीं रहा। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आपके एग्जामिनेशन की जो उल्टी गिनती होती है वो शुरू हो गई है, क्योंकि आज वक्त आपका 30 जनवरी खत्म हो गया, आपके पास ऑलमोस्ट कह सकते हैं, है ना, कितना कह सकते हैं आपको 58 डेज 58 डेज आपके पास बच रहे हैं। उसमें भी बहुत सारे वक्त आपके फिर एक बीच में एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल्स के एग्जामिनेशन देंगे तो उनके एग्जामिनेशन में एक बीच में एक हिंड्रेंस आएगा। तो वक्त को ऑप्टिमाइज करें। हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है इसको अच्छे से फॉलो करें। आप पेपर को एनालाइज करें। देखो पेपर को सिर्फ सॉल्व करना नहीं होता है, पेपर को एनालाइज करना होता है कि आप देखो कि कौन से साल कितने ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। और हमारे पास अब तक 5 साल का हमने सॉल्व कर लिया, ये 5 साल में किस तरीके का ट्रेंड फॉलो हो रहा है। मैं भी एक डिटेल एनालिसिस का वीडियो आपके पास लाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट का कितना ज्यादा वेटेज है, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें और वीडियोस को अच्छे से देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।